Hello everyone. Hello everyone. I am Pappu sir. Welcome to my YouTube channel सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0। तो आज हम एग्जाम एंटीबायोटिक का नेक्स्ट सेशन लेके आए हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर जो है कि चल रहा था आपका, उसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना आपका चल रहा था? तो क्वेश्चन नंबर आपका 28 चल रहा था। 28 में और कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि इसमें एक टर्म जोड़ा जाता है कि परजीवी अनुकूलन को लिखें। अगर ये क्वेश्चंस आ जाए कि परजीवी के अनुकूलन को लिखें, तो परजीवी आपके शरीर में जब जाता है तो उसके अंदर कौन कौन सी अनुकूलता होती है, जिसके वजह से किसी भी पोषी के शरीर में वो अपना अधिक समय तक जीवन जी पाता है या अनुकूलित रहता है। तो वो अनिवार्य संवेदी अंग का ह्रास, यानी कि इसके अंदर ऐसे ऐसे सेंसरी ऑर्गन गायब हो जाएंगे जो इसेंशियल नहीं है। यानी परजीवी का जो संवेदी अंग होगा, सेंसरी ऑर्गन होगा, वो गायब हो जाएंगे। कैसा संवेदी अंग गायब होगा? जो काम के लायक नहीं रहेगा। दूसरा, चूसक या चिपकाने वाला अंग की उपस्थिति। चूसक माने शकर। जैसे आप देखेंगे टेबर में शकर होता है और फेसियोला हिपेटिका में भी जो है कि शकर होता है। तो टेबर में शकर और हुक दोनों होता है, हुक्स भी होते हैं, शकर भी होता है, और फेसियोला में केवल शकर होते हैं। तो कहते हैं चूसक या चिपकाने वाला अंग इसमें क्या रहेगा? उपस्थित रहेगा, जो पोषी के शरीर से चिपकाएगा। यानी चूसक का क्या काम होगा? पोषी के शरीर से चिपकाने में मदद करेगा। किसको? परजीवी को। तो पाचन तंत्र का ह्रास, यानी इसके अंदर जो होगा पाचन तंत्र नहीं रहेगा। पाचन तंत्र परजीवी में गायब हो जाएंगे, यानी कि नहीं रहेगा, डेवलप नहीं होगा। अगला है कि उच्च प्रजनन क्षमता। इसकी प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा होगी, तभी तो संख्या बढ़ाएगा। चलिए, उसके बाद अगला है छद्मावरण। छद्मावरण क्या है? एक जनसंख्या अंतः क्रिया है। इसमें क्या होता है कि जो प्रे होता है, प्रे जब परभक्षी से बचने के लिए भाग जाता है, प्रे माने शिकार, यानी परभक्षी जिसको खाने वाला है, तो अगर वो जंतु जब भाग भाग जाता है परभक्षी से बचने के लिए, तो उसको हम लोग क्या, जैसे मान लीजिए लायन है, लायन परभक्षी हो गया, हिरण क्या है? प्रे यानी शिकार। तो हिरण क्या करेगा? शेर को देख के भाग गया, तो उसको क्या बोलेगा? छद्मावरण। लेकिन चकमा देता है। कैसे? कहते हैं मेढक और कीट, बहुत सारे कीट और मेढक, कीट क्या करता है? मेढक से बचने के लिए भाग जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? केमोफ्लेज। कहते हैं अगला है सहभोजिता। क्या होती है सहभोजिता? को हम लोग जो है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, यानी सिम्बायोसिस भी कहते हैं। तो कहा जाता है कि जब दोनों जाति को एक दूसरे से लाभ होता हो, प्लस प्लस, दो गो प्लस का मतलब दोनों जाति को एक दूसरे से लाभ। कभी कभी दो गो प्लस में आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि अगर मान लीजिए दो गो प्लस लिखा हुआ रहे तो उसका मतलब म्यूचुअलिज्म भी नहीं होता है, सहभोजिता ही नहीं होता है, उसका मतलब आपका प्रोटो कोऑपरेशन भी होता है। बताएंगे इन दोनों का क्या जो है कि रहस्य है, ये दोनों को बताएंगे। कहते सहभोजिता जब दोनों जाति को एक दूसरे से लाभ होता है, और ये दोनों जाति एक दूसरे के साथ सट के रहते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, तो ऐसे संबंध को कहा गया ऑब्लिगेटरी संबंध। जब एक दूसरे को कभी छोड़ेगा नहीं, साथ ही रहेगा, उसको बोलेंगे ऑब्लिगेटरी संबंध। कहते हैं एग्जाम्पल करके शैवाल और कवक, कवक और शैवाल के बीच में जो संबंध लाइकेन दर्शाता है, वो क्या है? सहजीवी है, यानी कि सहभोजिता है। युक्का पादप का जो फूल होता है, यानी युक्का प्लांट का जो फूल होता है, वो प्रोनुमा कीट से क्या करता है? परागित होता है। तो प्रोनुमा कीट और युक्का प्लांट, ये दोनों के बीच का संबंध क्या है आपका? म्यूचुअलिज्म, यानी कि सहभोजिता है। फिग ट्री यानी कि अंजीर का जो वृक्ष है, और वस्प यानी एक प्रकार का कीट है, वस्प जो जाति है, इन दोनों के बीच का संबंध सहभोजिता है। मधुमक्खी और अर्किड का पुष्प, इन दोनों के बीच का संबंध सहभोजिता है। कहते हैं अर्किड, अर्किड क्या है? तो ऑफरीज एक वर्ड है, बहुत खतरनाक, ऑब्जेक्टिव में छाप सकता है कि ऑफरीज क्या करता है? ये इंप्लॉय होता है किसके लिए? सेक्सुअल डिसीट के लिए। ये ट्रिपल स्टार है, इंपोर्टेंट है, यानी कि लैंगिक एक्टिविटी के लिए इंप्लॉय होता है। कौन? ऑफरीज। जो किसमें पाया जाता है? ऐसा गुण ऑर्किड में पाया जाता है। कोई शक है क्या? नहीं। यानी ऑर्किड का जो प्लांट होता है, उसमें मधुमक्खी अपना अंडा रखती है, बीज अपना अंडा वहां पर रखती है। ठीक है, ओके। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही दर्शा रहा है कि अंडा दे रहा तो वहां पर सुरक्षित है। अगला अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा, जिसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन अंग्रेजी में। हिंदी में अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा, विभिन्न जीवों के जाति के बीच का प्रतिस्पर्धा कहलाता है अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा। ये निगेटिव प्रभाव दर्शाता है, यानी ये निगेटिव प्रभाव को दर्शाता है, ऑब्जेक्टिव लाइन है। ये एग्जाम्पल क्या होगा कि ओ कशेरुकी जंतु के 10 जाति विलुप्त हुआ है,
कशेरुकी जंतु का जो 10 जाति था वो अभी तक जो है विलुप्त हो चुका है। किसके वजह से? तो अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा की वजह से। दूसरा है प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, इसका चिन्ह दूगो माइनस, मतलब दोनों को नुकसान। हाँ, एक को लाभ नहीं होगा। जैसे मनुष्य और मनुष्य के बीच जमीन की लड़ाई, तो दोनों को माथा फूटेगा, लाठी चलेगा, तो नुकसान दोनों को नहीं होगा। तो ये आपका कंपटीशन हुआ। कहते दोनों को क्षति होना कहलाता है कंपटीशन। जैसे फ्लेमिंगो एवं आवासीय मत्स्य के बीच भोजन संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा। कहते हैं कि फ्लेमिंगो जो है एक प्रकार का जलीय जंतु है, जो वहां के आवासीय मत्स्य, कहां पर? साउथ अमेरिका के जो झील होते हैं, साउथ अमेरिका के झील में जो है फ्लेमिंगो और आवासीय मत्स्य, इन दोनों के बीच में कॉमन फूड, यानी जो भोजन फ्लेमिंगो खा रहा वही भोजन आवासीय मत्स्य खाएगा, तो इसे भोजन को कहते हैं कॉमन फूड। तो भोजन संसाधन के लिए लड़ाई हो रही है। और ये भोजन संसाधन क्या है? जू प्लैंक्टन यानी कि जंतु प्लावी। इसको क्या बोलते हैं? जंतु प्लावी। जंतु प्लावी। तो जंतु प्लावी भोजन है जो साउथ अमेरिका के झील में पाया जाता है, जिसके लिए लड़ाई, यानी कि जंतु प्लावी के लिए लड़ाई कौन करता है? फ्लेमिंगो और आवासीय मत्स्य। ये दोनों दोनों एक दूसरे से फाइटिंग करता है, हम खाएंगे हम खाएंगे। तो इससे दोनों को क्या होता है? नुकसान होता है। अगला प्रोटोकोपरेशन। प्रोटोकोपरेशन और यहाँ पर म्यूचुअलिज्म, दोनों का सिंबल प्लस प्लस है। तो इस पर क्वेश्चन जब पूछेगा तो कंफ्यूजन आपका होगा, इसलिए हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। कहते हैं कि दोनों को लाभ, परंतु यहां देखिएगा, दोनों को लाभ होता है परंतु एक दूसरे से अलग रहता है। यहां पर दोनों को लाभ होता है और एक दूसरे से क्या रहता है? साथ रहता है। एक दूसरे के साथ जब दोनों को लाभ हो और दोनों एक दूसरे के साथ है, जिसको बोलते हैं सबभोजिता। जब दोनों को लाभ हो लेकिन एक दूसरे से अलग है, जिसको बोलते हैं प्रोटोकोपरेशन। ये नॉन ओब्लिगेटरी संबंध दर्शाता है, और ये दर्शाता था ओब्लिगेटरी, ऑब्जेक्टिव लाइन है। अगला एग्जांपल है हर्मिट क्रेब सी एनिमोन। सी एनिमोन को कोई लाभ नहीं हो रहा, मतलब सी एनिमोन को भी लाभ है, लेकिन सी एनिमोन क्या करता है कि हर्मिट क्रेब और सी एनिमोन ये दोनों एक दूसरे से अलग रहता है शरीर में। टिक बर्ड और राइनासोरस ये भी दोनों एक दूसरे शरीर में अलग रहता है। आप कहते हैं क्रोकोडाइल और बर्ड, यानी पक्षी जो होती है वो क्या करता है, जिसको बोलते हैं फ्लोवर बर्ड, यानी याद आ गया फ्लोवर बर्ड, बड़ी खतरनाक बर्ड है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मगरमच्छ के दांत में फंसे हुए मांस को क्या करता है, ये पक्षी फ्लावर बर्ड खाती है, जिससे मगरमच्छ के दांत में जो दर्द होगा या मगरमच्छ का दांत सड़ेगा नहीं, तो उसको भी फायदा हो गया, तो मगरमच्छ को भी फायदा हो गया और पक्षी को भी भोजन मिल गया, फ्लावर बर्ड को भी भोजन मिल गया। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहता, अगर मुंह में रहेगा तो खा नहीं जाएगा, नहीं रहता साथ में। आप कहते हैं टिक बर्ड और राइनासोर्स ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहता, लेकिन जब फायदा लेने के रहेगा दोनों साथ आ जाएगा, फिर भाग जाएगा। हर्मिट फ्रॉग और हर्मिट क्रेब और सी एनिमोन एक दूसरे के साथ आएगा, फायदा लिया, फायदा मिल गया, दोनों के दूसरे से दूर हो गया, तो इसको बोलेंगे प्रोटोकोपरेशन। और जब दोनों साथ रहेगा तो इसको बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। कहते हैं अगला है परभक्षण, यानी कि जिसको कहते हैं प्रीडेशन। चलिए वीडियो ऑडियो क्लियर है? क्लियर है। कहते हैं कि प्रीडेशन स्वतंत्र जीवी जीव जो भोजन के लिए जाति को मारकर खाता है, यानी जितने भी स्वतंत्र जीवी जीव होते हैं वो जीवों को मारकर खाता है ना, तो उसको कहते हैं परभक्षी, और इस घटना को बोलते हैं परभक्षण यानी प्रीडेशन। कहते हैं कि परभक्षी जो होता है वो किस रूप में होता है, तो कंड्यूट के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? कंड्यूट माने मीडिएटर माने दो जीव है उसके बीच में घुस जाएगा, चापलूसी करेगा और देखेगा जो गड़बड़ है उसको सीधे खा जाएगा, तो इसको बोलते हैं, यानी कि वो बंदर का काम हो गया। तीसरा बंदर, दो बंदर लड़ रहा है और तराजू पर रख देता, कहावत सुने होंगे कि तराजू पर भोजन रख देता था, और दो बंदर एक दूसरे, जब दो बंदर एक रोटी को देखा तो रोटी क्या करता है कि लेकर एक बंदर लेता है, कहता हम देखे, तो तीसरा बंदर आता, कहता ठीक है दोनों को तोल देते हैं, बराबर बांटते हैं, तो बार बार खाता है तो घटता इधर इधर घटा, इधर खा लिया इधर खा, यानी कि तीसरा फायदा उठाना। तो यहाँ पर मीडिएटर का काम करता है प्रीडेशन। नेचर इसका कैसा होता है? प्रूडेंट। ये सारे खतरनाक वर्ड है, पूछा जाएगा कि परभक्षी का नेचर कैसा होता है, परभक्षी किस रूप में होते हैं, तो कंडूट के रूप में होते हैं। नेचर कैसा होता है? प्रूडेंट होता है। प्रूडेंट बने क्लेवर बने चालाक, ये बहुत चालाक होता है। कहते हैं ये ओवर एक्सप्लॉइट होता है, यानी ये निर्भर रहता है, ये कभी भी अपने आप कवर नहीं करेगा, ये किसी दूसरे पर निर्भर ही रहेगा। ओवर एक्सप्लॉइट माने दूसरे पर निर्भर, एकदम जबरदस्ती घींच के खाना। अब कहते हैं कि प्रिकली हीट, कांटा वाला जो होता है, प्रिकली वर्ड जो है कि आपका जो है कि चला हुआ है गर्मी, जब पाउडर का प्रचार दिखाता है टीवी में दिखाता है प्रिकली हीट गर्मी, इसमें जो है कि गर्मी कूल ठंडा ठंडा नहीं बोलता है, तो प्रिकली वर्ड का मतलब बहुत ज्यादा जो है कि कांटा वाला युक्त, नोचनी टाइप का है ना। तो कहते हैं प्रिकली पियर कैक्टस जो है 1920 में देखा गया ऑस्ट्रेलिया में, है ना, और प्रिकली पियर कैक्टस और मौत के बीच का जो संबंध है वो हमारा प्रीडेशन है। कहते हैं
पीस एस्टर जो होता है अमेरिका में पाया जाता है, कहाँ पर? पैसिफिक कोस्ट में, यानी पैसिफिक क्षेत्र पर जो है कि तट पर पाया जाता है। अमेरिका के पैसिफिक तट पर क्या मिलता है? पीस एस्टर पाया जाता है, एक प्रकार का जंतु है जो ये सब ऑब्जेक्टिव में कवर करेगा। अगला, परभक्षी से क्या लाभ हो सकता है? तो ये जाति विविधता को व्यवस्थित करने में ये जाति विविधता को व्यवस्थित करता है, किसमें? समुदाय में। यानी कि कह सकते हैं कि स्पेसीज डाइवर्सिटी मेंटेन्स इन कम्युनिटी बाय प्रीडेटर्स, यानी प्रीडेटर्स के द्वारा समुदाय में जाति विविधता का क्या होता है? मेंटेन होते रहता है। प्रतिस्पर्धा को कम कर देता है। अगर कहता है जीव जिंदे नहीं रहेगा, उसको खैले जाएगा मार मार करके, तो कंपटीशन क्या करेगा? किससे करेगा? खाक करेगा, तो कंपटीशन नहीं कर सकता। तो ये प्रतिस्पर्धा को रोकता है। ये बड़ी खतरनाक ऑब्जेक्टिव है कि जाति विविधता को व्यवस्थित करता है, मेंटेन करता है और प्रतिस्पर्धा को रोकता है। कौन? प्रीडेटर, याद रखिएगा। कहते हैं कि एक एग्जाम्पल दी है मोनार्क बटरफ्लाई, खतरनाक एग्जाम्पल है। मोनार्क बटरफ्लाई एक तितली है ना, जिसका लार्वा क्या करता है? प्रतिदिन खाता है। क्या खाता है? तो जहरीला खरपतवार खाता है, जहरीला खरपतवार। तो इसका शरीर पूरा क्या हो जाता है? जहरीला हो जाता है। जब जहरीला हो जाता है तो ये कौन सा, ये तो ये क्या करता है? क्या दर्शाता है? तो रासायनिक सुरक्षा क्रियाविधि दर्शाता है। आप इसका जो आंसर है ये यहाँ पर आपका लिख दिया गया, इतना पॉइंट आप लिख दीजिएगा, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब कहते हैं कि अगला एक क्वेश्चन हम बनाए हैं नया, जो आपके लिए सेट करेगा कि हर्बीवोर यानी शाकाहारी के से बचने के लिए, सॉरी यहाँ पर के की जगह पर से होगा, शाकाहारी से बचने के लिए पौधे में सुरक्षा क्रियाविधि को लिखें, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म, राइट दी डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स अगेंस्ट हर्बीवोरी, यानी कि हर्बीवोरी यानी शाकाहारी से बचने के लिए पौधे में सुरक्षा क्रियाविधि को लिखें, यानी कि राइट दी डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स अगेंस्ट हर्बीवोरी, यानी जितने भी शाकाहारी जंतु हैं वो सभी क्या करते हैं? पौधे को ही ग्रहण करेंगे। तो पौधा अपना शरीर कैसे बचा सकता है उस शाकाहारी से, है ना? तो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो कहते हैं कि पौधे के शरीर में जो होता है दो तरह के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, सुरक्षा क्रियाविधि होती है। एक आकारिकी होता है, आकारी माने बाहरी संरचना। तो कहते हैं कि जैसे कैक्टस का जो पत्ता होता है वो रूपांतरित हो जाता है कांटे में, तो आओ इसको खाने, मुंह हम करेगा, छोड़ देगा। अगला कहता है क्या? अकेसिया, अकेसिया पत्ती जिसको कहते हैं बबूल, बबूल का जो पत्ता होता है ये रूपांतरित हो जाता है थोर्न में। ये कैसा थोर्न होता है? बहुत ज्यादा मोटा और कड़ा रहता है। अब कहते हैं कुछ पौधे की पत्ती में रूपांतरण होता है कैसा? तीखा किनारा, यानी कि किसी पौधे का पत्ती का देखिएगा किनारा जो रहता है, मार्जिन जो रहता है वो बहुत तीखा रहता है, लगता है ब्लेड की तरह, छुरी यानी कि पत्ती की तरह, कि हल्का सा हाथ लगावे तो ये छप से नहीं उड़ जाएगा। तो जिससे जंतु क्या करता है? हर्बीवोरी इसको नहीं खा पाता है। तो पौधे अपनी सुरक्षा कर लिया, तो ऐसी सुरक्षा क्या कहलाएगी? आकार की सुरक्षा। दूसरा रासायनिक सुरक्षा यानी कि केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म। कहते हैं कि कैलोट्रोपिस एक पौधा है खतरनाक, स्टार जहां लगा हुआ ये सब खतरनाक है। 24 के लिए ऑब्जेक्टिव ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कैलोट्रोपिस के सभी भाग, कैलोट्रोपिस खरपतवार के सभी भाग से क्या निकलता है? टॉक्सिक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, यानी कि टॉक्सिक कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं जो हर्बीवोरी के लिए घातक होता है। जैसे ही कोई भी शाकाहारी जंतु कैलोट्रोपिस खरपतवार को खाने जाता है तो उसके अंदर हृदय गति, उसके हृदय में क्या होता है? ये जहर चला जाता है, जा करके हृदय की गति को रोक देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो टॉक्सिक कार्डियक ग्लाइकोसाइड का मतलब होता है जो हृदय को प्रभावित करता है। ओके, कहते हैं अगला रासायनिक पदार्थ। कहते हैं कुछ पौधे में रासायनिक पदार्थ जैसे निकोटीन, खैनी में निकोटीन पाया जाता है, तंबाकू में, टोबैको में कैफीन, उसके बाद हो गया आपका चाय पत्ती में कैफीन हो गया, क्विनीन यानी मलेरिया का उपचार के लिए जो दवा यूज किए थे हम लोग, चैप्टर 8 में पढ़ाए होंगे मलेरिया पैरासाइट्स, तो क्विनीन और ओपियम, ये सभी क्या है? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो पौधे में पाए जाते हैं, और इन सभी रासायनिक पदार्थ की वजह से पौधे अपने शरीर को बचा पाता है। किससे? हर्बीवोरी से, शाकाहारी से। चलिए, तो ये हो गया डिफेंस मैकेनिज्म। रासायनिक वाला जो हम लिखे हैं, जंतु में भी रासायनिक क्रियाविधि, रासायनिक सुरक्षा पाया जाता है, जो इतना लाइन आपको यहां से यहां तक लिख देना। अगला आणविक निदान क्या है? तो रोग होने से पहले जांच को आणविक निदान कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बीमारी होने वाला है और उस बीमारी को पहले पता लगा लेना, यानी बीमारी का पता अगर मान लीजिए पहले लगा लेना, तो ऐसे निदान को कहते हैं आणविक निदान। तो कहा जाता है इस बीमारी का पता आप कैसे लगा सकते हैं? पहले पता कैसे लगाएंगे? तो आप पीसीआर कीजिएगा, उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कीजिएगा, या फिर एलिसा करके पता लगाइएगा। कहते हैं कि एलिसा जो होता है ये काम करता है किस पर? एंटीजन और एंटीबॉडी अंतःक्रिया पर आधारित होता है। अब कहते हैं आणविक निदान जो होता है सीरम और मूत्र विश्लेषण के द्वारा पता किया जाता है। सीरम माने ब्लड। चलिए,
तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चंस है, अभी तक हम आपको जो है क्वेश्चन कितना तक करवाया गया है, 29 तक। 30 क्वेश्चन जो है समझात अंग और असमझात अंग, इसको हम आपको करवा देते हैं, है ना, ध्यान से। समझात और असमझात अंग क्या होते हैं इसको भी आपको करवाया जाएगा। 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, 30 नंबर का। कहते हैं कि समजात अंग क्या है और वो समजात अंग यानी वो समृत अंग क्या है, इन सभी को करवाया जाएगा। तो कहते हैं कि सबसे पहला जो हमारा जो है इसका जो परिभाषा होगा कि वह अंग जिसकी संरचना, पहले उत्पत्ति वर्ड होता है, उत्पत्ति एवं संरचना क्या होता है, उत्पत्ति एवं संरचना क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। जिसकी उत्पत्ति और संरचना क्या होती है, समान होती है, ठीक है ना। तो यहां पर एक वर्ड है जो यूज किया जाएगा आपको कि जिसकी उत्पत्ति और क्या होती है, संरचना क्या होती है, समान होती है ना। कहा जाता है कि वह अंग जिसकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, क्या होती है, समान होती है। जिसकी उत्पत्ति और संरचना क्या होता है, बिल्कुल क्या होगा, समान होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समान होती है, परंतु कार्य भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। तो ऐसे करके याद रखिएगा। दूसरी बात आपको ये बताना है कि समजात अंग का अध्ययन होमोलॉजी कहलाता है, होमोलॉजी कहलाता है। एरो मार के लिखने से टॉप रैंक में नंबर जाता है, यानी मसला लगाना जांचने वाले को, अब यानी खुश कर देना। अगला क्या हो जाएगा कि जो समजात अंग होते हैं, समजात अंग अनुकूलनी विकिरण, यानी डार्विन, पिंचेज, प्लेसेंटल मेमल्स, मुंह में तुरंत फटाफट याद आता है नहीं, जैसे सुनते हैं अनुकूलनी विकिरण, अनुकूलनी विकिरण को दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको कवर कर दिए और यहाँ होमोलॉजी भी कवर कर दिए। एग्जाम्पल इसका जब आता है तो लिख सकते हैं कि स्तनधारी के अग्रपाद, यानी जो अंग्रेजी के शौकीन है वो अंग्रेजी में भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फोर लिम्ब इन मैमल्स, यानी स्तनधारी के जो अग्रपाद होते हैं वो सभी आपको समजात अंग को दर्शाता है। काय भाई, तो जितने भी सब का उत्पत्ति यानी ओरिजिन और क्या होगा, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल में शुरुआती संरचना, यानी कि सब दिन का संरचना थोड़ा एक जैसा होगा, शुरुआती संरचना की बात हो रही है, जरा होश में रहिएगा। कहते हैं कि जिसकी वह अंग जिसकी उत्पत्ति एवं संरचना यानी मूल संरचना यानी फंडामेंटल संरचना समान होती है, परंतु कार्य यानी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी कि परंतु कार्य भिन्न होता है, समजात अंग कहलाता है। अब कहते हैं कि जैसे कि देखा जाता है कि हमारे पास चीता है, उसके बाद क्या है, मनुष्य है यानी मानव है, चीता हो गया, मानव हो गया, उसके बाद चीता हो गया, मानव हो गया, है ना, उसके बाद व्हेल हो गया, है ना। तो कहते हैं कि चीता का जो फोरलिम्ब है और मानव का जो फोरलिम्ब है और व्हेल के फोरलिम्ब को फिलिपर कहते हैं, क्या बोलते हैं, फिलिपर। तो एक ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना, ये पैडल की तरह होता है, यानी जिस तरह से पानी, जिस तरह से आप देखते हैं ना, जब नाव में तैरिएगा तो पनिया काटने के लिए नहीं पैडल वाली चपटा नहीं देता है पानी को खाने के लिए, वैसा ही चपटा रहता है इसमें फिलिपर। ओके, चलिए, तैरने में काम करता है। अब कहते हैं सबका काम क्या है, अलग अलग है। चीता क्या करता है कि रनिंग में काम करता है, इसका अग्रपाद रनिंग करता है, फास्ट रनिंग। मनुष्य क्या करता है, पकड़ता है किसी चीज को अपने, जैसे हम लोग हाथ से पकड़े हुए ना, पकड़ने में। अब फिलिपर क्या करता है, तैरने में, ये क्या करता है, तैरने में मदद करता है। निकला है सब एक जगह से, लेकिन काम सबका क्या है, अलग अलग है। कोई तैरता है, कोई दौड़ता है, कोई पकड़ता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, समजात अंग। दूसरा है हमारे पास बोगेनवेलिया। बोगेनवेलिया कहते हैं, बोगेनवेलिया को जब आप देखिएगा तो काफी स्टैंडर्ड आपको लगेगा। बोगेनवेलिया का जो पौधा होता है वो बोगेनवेलिया एवं क्या होता है, कुकुरबीटा। बोगेनवेलिया एवं कुकुरबीटा का जो कांटा होता है, बोगेनवेलिया बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड है सर। बोगेनवेलिया और कुकुरबीट का जो कांटा है ये हमारा समजात अंग है। कैसे भाई, तो ये दोनों कहां से निकलता है, ये दोनों अक्षीय कली से निकलता है, अक्षीय कली से निकलता है। ठीक है, ओके चलिए। तो अगला जो है कि आपका जो है कि एग्जाम्पल ज्यादा नहीं लिखना है, बस एक एग्जाम्पल ही आपको देना, हम दो बता दिए हैं, आपको एक ही एग्जाम्पल देना, फालतू एग्जाम्पल से आपके क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाएंगे। चलिए, तो दूसरा जो है कि टर्म आपको हम दर्शाते हैं, इसका कैप कहां चला गया, सॉरी, इसका कैप कैप चलिए कहीं होगा इसका कैप। हाँ देखिए, इसका कैप जो है अंदर चला गया है जैकेट का। कैप, चलिए। तो अब देखिएगा दूसरा जो टर्म है उसको हम लोग कहते हैं समृत अंग, एनालोगस ऑर्गन। वह अंग जिसकी उत्पत्ति एवं मूल संरचना असमान एवं कार्य समान होता है ना, होता है, समृत अंग कहलाता है, समृत अंग कहलाता है। एग्जाम्पल इसका देंगे, उसके बाद इसका स्टडी जो होता है वो कहलाता है एनालॉजी। ये सारे वर्ड आप मसाला लगाने के लिए लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जो पहला इसका होगा कि आलू एवं शकरकंद। कैसे, देखिए, आलू जो है ये तना है, ठीक है, शकरकंद क्या है, जड़ है। तो दोनों का उत्पत्ति कहां से, आलू की उत्पत्ति कहां से हुई है, दोनों की अगर उत्पत्ति हम देखेंगे, उत्पत्ति अगर दोनों को देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति तना से हुई है, इसकी उत्पत्ति जड़ से हुई है। लेकिन दोनों का कार्य अगर देखा जाए तो ये क्या करता है, स्टार्च संग्रह, और ये भी क्या करता है, स्टार्च को संग्रहित करता है। स्टार्च यानी ये कार्बोहाइड्रेट है, तो स्टार्च संग्रह ये भी करेगा, स्टार्च को संग्रह ये भी करेगा। तो ये दोनों का काम क्या है, समान है, लेकिन दोनों की उत्पत्ति अलग अलग है। इसकी संरचना भी अलग है, ये आपका इस तरह से गोल नजर आता है और ये इस तरह से लंबा होता है, यानी ये ट्यूबरस हो गया और ये क्या हो गया, ट्यूबर हो गया। ट्यूबर और ट्यूबरस में अंतर होगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। चलिए ठीक, तो समजात और समृत अंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट। अब होगा 31, जिसको कहते हैं कि ड्रग्स, निकोटीन एवं अल्कोहल के हानिकारक प्रभाव को लिखें। तो इस क्वेश्चन 31 को भी कंप्लीट कर देते हैं इसी सेशन में, फिर नेक्स्ट सेशन में और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कल क्लियर करेंगे आज के सेशन में, और लॉन्ग क्वेश्चन कल के सेशन में क्लियर करेंगे। अब परसों से आपको जो है 26 तारीख से 2 घंटा 6 से 8 शाम के समय में लाइव क्लास रहेगा, ब्रह्मास्त्र बैच 4x से ऑब्जेक्टिव 24। चलिए ठीक, तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 है कि ड्रग्स के हानिकारक प्रभाव, ड्रग्स के हानिकारक प्रभाव। जितना लैंग्वेज सिंपल लिखिएगा उतना ज्यादा नंबर आएगा। तो पहला जो हानिकारक प्रभाव इसका है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाता है, काफी सिंपल है। दूसरा, स्मरण शक्ति में जिसको बोलते हैं मेमोरी पावर जो होता है वो लॉस हो जाता है। दूसरा बोलते हैं कि एड्स यानी कि HIV का संक्रमण होने का डर होता है, ड्रग्स यूज करने वाले ड्रग्स एब्यूजर
जिसको ड्रग्स एब्यूजर बोलते हैं, उसको ये सब खतरा रहता है। तीसरा, घबराहट होती है, जिसको बोलते हैं हार्ट पाल्पिटेशन। हार्ट पाल्पिटेशन यानी कि घबराहट। घबराहट घबराहट देखिएगा हर पार्ट, जैसे संजय दत्त को क्या था, संजय दत्त, ये आप देखिएगा संजू पिक्चर जो जिसमें आपका रणवीर कपूर संजय दत्त का भूमिका निभाया है, वन मैन लाइव डिफरेंट, यानी वन मैन लिव्स डिफरेंट फॉर्म, यानी विभिन्न एक्टिंग को अपनाता है। तो उसमें देखिएगा कि हृदय जो होता है उसका घबराने लगता है, पागल जैसा हो जाता है, नहीं मिलता है ड्रग्स तो कहते हैं भूख कम जाता है। एक चीज और है इसमें जो है कि जिसको बोलते हैं हम लोग लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख की कमी हो जाती है ना। तो ये सारे ड्रग्स के हानिकारक प्रभाव है। एक चीज और है कि ब्लड प्रेशर यानी हृदय गति, हृदय पर प्रभाव पड़ता है, एड्स HIV का संक्रमण होता है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाता है। ये सारे ड्रग्स के प्रभाव आप लिख सकते हैं। दूसरा अगर पूछा जाता है निकोटीन के प्रभाव, निकोटीन, तो आपको ध्यान देना होगा निकोटीन के प्रभाव अगर पूछ रहा है तो यहाँ निकोटीन का मतलब तंबाकू के प्रभाव पूछे या निकोटीन पूछे, बात बराबर है, क्योंकि निकोटीन कहाँ मिलता है, तंबाकू खाने से। तो जो व्यक्ति तंबाकू खाता है तो उसके शरीर में निकोटीन जाता है, क्योंकि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो एक जहरीला यानी कि कह सकते हैं ड्रग्स है, मतलब एक रासायनिक पदार्थ है, नुकसानदेह। तो इसका पहला जो हानिकारक प्रभाव है कि बीपी बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है। दूसरा इसका प्रभाव है कि मुंह का कैंसर हो जाता है। तीसरा है फेफड़ा कैंसर, अगर आप इसको धुआं के रूप में अंदर लीजिएगा तो फेफड़ा कैंसर होगा। बस ये सारे शब्द को आपको लिखना है, 3 या 2 पॉइंट लिखना, लघुत्तरीय प्रश्न में आपको कवर कर जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए, तो मुंह का कैंसर हो जाना, फेफड़ा कैंसर हो जाना, बीपी का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना, और ये सारे टर्म हो गए। इसमें स्मरण शक्ति कमजोर नहीं होता, वो सब चीज में नहीं लिखना। उसके बाद तीसरा क्या है, अल्कोहल के प्रभाव, अल्कोहल के हानिकारक प्रभाव, केवल प्रभाव नहीं लिखेंगे, हानिकारक प्रभाव लिखेंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, लीवर सिरोसिस होता है, है ना। कहते हैं कि किडनी एवं लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी कि मुख्य रूप से बोला जाता है तो इसमें किडनी और लीवर क्या होता है, क्षति होती है। लेकिन परीक्षा में पूछेगा अल्कोहल के पीने से क्या शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ओनली लीवर ज्यादा होता है इसमें प्रभावित, किडनी कम होता है। तीसरा वर्ड अगर इसमें लिखना है कि अल्कोहल का यूज ज्यादा करने से क्या हो सकता है, तो स्मरण शक्ति इसमें भी कमजोर होते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। या ऐसे लिख सकते हैं कि शरीर की इक्विलिब्रिया यानी कि शरीर की साम्यावस्था अनियंत्रित हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, यानी कि बॉडी इक्विलिब्रियम अनबैलेंस, यानी कि जब भी लोग चलेगा तो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, तो ये प्रभावित किया ना, इसके हानिकारक प्रभाव है, कुछ याद नहीं रहेगा, इसको कहते हैं हम लोग शरीर की साम्यावस्था असंतुलित हो जाता है। तीसरा क्या हो जाता है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाते हैं। ये सारे चीज को लिख लीजिएगा। ये 31 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन से 32 आपका कि कोकेन, ओपियड, कैनाबिनॉइड, LSD, इन सभी को डिफाइन करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में हम लेके आएंगे। तो इस सेशन में इतना ही। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द करें, और आप क्या करें, इसको लाइक ज्यादा से ज्यादा करें। और याद रहे 26 तारीख को हम आ रहे हैं लाइव सेशन लेकर के, ब्रह्मास्त्र 224 यानी कि 2024 के ऑब्जेक्टिव का ब्रह्मास्त्र बैच लेकर के आ रहे हैं 26 तारीख को। और ये 26 तारीख को आपके लिए जीवन यानी कह सकते हैं गोल्डन पीरियड रहेगा इस 2024 एग्जाम के लिए। तो चूकिए नहीं, सब्सक्राइब जल्द से जल्द करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखने का काम करें, क्योंकि ये सारे टर्म आपके लिए 2024 के लिए क्या करेगा, एक ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा, जिसका बार कभी न जाए खाली, उसी को कहते हैं ब्रह्मास्त्र। थैंक यू।